नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी एके सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं जो है आप लोगों के लिए सीटेट का जो है कंप्लीट जो है स्टडी नोट्स लेकर के आपको देता हूं। सारा कुछ आपको मटेरियल मिलता है, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे मॉडल पेपर क्वेश्चंस हो, न्यू क्वेश्चंस हो, ओल्ड क्वेश्चंस हो, या चाहे थ्योरी पेपर्स हो, सारा मटेरियल आपको मेरे इस चैनल पर मिलता है। ठीक है, तो आप जो है कंप्लीट जो है सेट आप सीटेट से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। आज का जो है वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एक मिस पटेल नाम के व्यक्ति हैं जो XYZ विद्यालय की प्राचार्य हैं। अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में वो एकीकृत उपागम का उपयोग करना चाहती हैं। इसका आधार क्या है? तो यहाँ पे देखिए इसका आधार क्या है। देखिए एकीकृत उपागम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, मतलब कई सब्जेक्ट्स को मिला करके जो है टीचर पढ़ाने की कोशिश करेगी। तो कई चीज़ों को मिला करके, जैसे अब विज्ञान शिक्षण में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा तो है नहीं कि विज्ञान में और कोई सब्जेक्ट्स नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है कि बहुत सारी चीज़ों को मिला करके पढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, तो शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई होता है, इसका आधार है। या फिर ये सभी विषय आपस में जुड़े होते हैं और टीचर उनकी पाठ्य चर्चाओं के माध्यम से जो संबंध जो है वो जोड़ सकते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। आप बस इतना याद रखना, एकीकृत उपागम जहां पर भी आए वहां पर मतलब कि ये आपस में जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जिससे जो है ज्ञान का निर्माण होता है। इस तरीके से कुछ शब्दावलियां यूज होंगी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। तो देखिए, कहानियां बच्चों को और कथन सुनाना, कहानियां कविताएं सुनाना, ये किस रूप में बच्चे में सहायता करता है? तो देखिए आंसर देखिए, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में जो है सहायता करता है, या स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रवृत्ति को खोजने और कल्पना की योग्यता को बढ़ावा देता है, या जो है शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक जो है विविधताओं को ध्यान रखने में जो है मदद करता है, या सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस रूप में होता है? जड़ों के द्वारा होता है, या तने के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा, या पत्तियों के द्वारा? आंसर है पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, मतलब वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो नोबल गैसेस क्या होती हैं? ये जो है ये वो गैसेस होती हैं जो किसी अन्य गैस के साथ कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं करती। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये निष्क्रिय गैस है, गंधहीन होती है, इनमें कोई जो है गंध नहीं होती, रंग नहीं होता, रंगहीन होती है, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, इनर्ट गैसें होती हैं, इसी को कहते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट, NEINERT। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन जो है बी, रेडॉन एक जो है नोबेल गैस मानी जाती है। ठीक है, आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के नियम से संबंधित है? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम से संबंधित है। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों ही जो सिद्धांत हैं ये ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो सबसे ज्यादा फैला हुआ क्षेत्र में है पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए सही उत्तर है इसका, आंसर है डी, जो कि 71% भाग जो है में है महासागर है।
ठीक है। 71 पूरे पृथ्वी में 71% भाग पर महासागर है। ठीक है, तो ये जो मरीन इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी तंत्र का, तो मरीन जो इकोसिस्टम है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे जो है व्यापक जो है पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कथन विधि का दोष है। ठीक है, तो छात्र निष्क्रिय हो जाता है, अध्यापक आलसी हो जाता है, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होती है और अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। कथन विधि में मतलब होता है कथन विधि का मतलब होता है व्याख्यान विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि से है। ठीक है, जहां पर टीचर क्या होता है, किसी टॉपिक की व्याख्या करता है, जहां पे छात्र जो होता है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय रहता है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए। बच्चों, क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए गिद्ध देखे हैं? शायद आपके दादा दादी बताते होंगे कि पहले गांव में गिद्ध बहुत हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये लगभग गायब से हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि एक दवा ने इनके जीवन पर बहुत बुरा असर डाला है? बताओ वो कौन सी दवा है जिसने जो है गिद्धों की संख्या में जो है अचानक कमी ला दी। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, और ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर होगा, लेकिन उसको क्वेश्चन को इतना बड़ा थ्योरी के रूप में कहानी बना करके दी जाएगी, क्योंकि यही पेडागोजी का जो है रूप होता है, स्वरूप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर का इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इसका है डाइक्लोफिनेक जो है सोडियम नाम की जो दवा होती थी, ये जो है एक दर्द निवारक दवा होती थी जो मवेशियों को दी जाती थी, जो जानवरों के निवारण के लिए दी जाती थी, दर्द के लिए। और फिर ये क्या होता है, ये दवा देने के बाद जो है अक्सर कई बार जानवर मर जाता था, तो जो किसान लोग होते थे वो अपने जो है पशुओं को जो है गांव के जो है बाहर फेंक आते थे। जब गिद्ध होते थे संख्या उनकी ज़्यादा होती थी, मैंने खुद भी ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो गिद्ध क्या होता था कि इनको जानवरों को खाते थे, और धीरे धीरे वो दवाइयों का असर जो है कहीं ना कहीं वो गिद्धों पे पड़ता था, और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली गई। आंसर है बी। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। तो देखिए, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? तो आंसर है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस से संबंधित है। मतलब देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 19 जो है 89 में आई थिंक जो है लागू किया गया था। ओजोन परत को जो नष्ट करने वाले जितने भी रसायन थे उसको समाप्त करना था। तो देखिए, जो CFC गैस थी वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती थी, तो धीरे धीरे जो है इसी को जो है समाप्त किया गया था। यही जो है इसका मूल लक्ष्य था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षरण को रोकना था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण को रोकना था। ठीक है, ऐसी गैसों का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए जिससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। तो CFC गैस जो कि AC में प्रयोग की जाती थी, है ना, तो ये गैस अब जो है नहीं पी जाती है, इसकी जगह R32 जो है प्रयोग की जाती है गैस। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो मतलब ऑल टाइम जो है उनकी पत्तियां झड़ती नहीं है, हमेशा पत्तियां बनी रहती हैं। तो यहाँ पर जो सदाबहार वनों की बात कर रहे हैं, तो ये पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में क्या होता है, वर्षा एक तो ज्यादा होती है। ठीक है, वर्षा ज्यादा होती है और वर्षा जो है साल भर होती है, साल भर वर्ष भर जो है कहीं ना कहीं वर्षा होती ही रहती है। और पश्चिमी घाट जो है ये एक जो है पश्चिमी भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो ये एक जो है समानांतर पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। इसका सही उत्तर दीजिए 11वें प्रश्न का। देखिए, वंश वृक्ष का मतलब होता है जैसे इसके नाना नानी है, नाना नानी के बाद इनके जो है बेटे हो गए, बेटे के फिर बेटे हो गए, परिवार हो गया, मतलब
बच्चे हो गए, तो यही होता है वंशवृक्ष। जैसे माता पिता है तो माता पिता पहले बाबा दादी, उसके बाद जो है माता पिता हो गए, है ना, माता या पिता या उसके परिवार के सदस्य, फिर उसका जो है चार्ट बन जाए। तो कुछ इस तरीके को हम वंश वृक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें विश्लेषणात्मक विचार जो है इसमें देखना है। तो ऑप्शन पढ़िए। केवल जो है दादा दादी नाना नानी के बारे में होगा, तो मैंने कई बार आपसे कहा है कि केवल जैसा शब्द आए तो तुरंत आपको काट देना है। एक संयुक्त परिवार और उनके संबंधों के बारे में है, तो यहाँ पे आंसर देखिए, ये केवल जो है निकट परिवार अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो वंश वृक्ष जो है विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए ये जो है वंश वृक्ष जो होता है वो संयुक्त परिवार और उनके संबंधों के बारे में है। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डॉट डॉट को शामिल नहीं करता है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। तो देखिए जो ग्रेडिंग और रैंकिंग होती है ये रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचान, मतलब कहाँ बच्चे में जो लर्निंग की कमी रह गई उसको पहचान करना, उसकी कमियों को पहचानना, या फिर जो है सीखने को बढ़ाने के लिए जो है रचनात्मक आकलन होता है, लेकिन ग्रेडिंग और रैंकिंग के संदर्भ में नहीं किया जाता। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है? तो प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब अवधारणा कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए करना चाहिए, नहीं। बालक जो होता है वो पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सके, इसलिए इसको जो है सिलेबस में शामिल करना चाहिए, नहीं। पर्यावरण की शिक्षा जो है यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाएगी तो आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार वो प्राप्त कर पाएंगे, नहीं। बच्चों में अच्छी आदत डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही जो है पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा। पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डॉट डॉट की योग्यता के परीक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 15वें प्रश्न का उत्तर। तो आकलन हेतु विद्यार्थियों की जो है किस योग्यता का परीक्षण पर ज्यादा बल देना चाहिए? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों के देना, या उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, या विज्ञान के तथ्यों सिद्धांतों को सही रूप से बताने, या फिर दैनिक जीवन की अपरिचित जो है परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने के लिए। आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पे बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना टीचर को लाभ पहुंचाता है, किस रूप में लाभ पहुंचाता है? तो देखिए जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं वो बच्चों के अनुभव जो होते हैं, जो व्यक्तिगत अनुभव हैं वो संसार से जुड़ने में मदद करते हैं, उनको सोचने में मदद करते हैं, सीखने को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग सारे ऑप्शंस पढ़ा करिए, इससे आपकी जो है क्वेश्चंस को समझने की क्षमता बढ़ेगी, और जब पेपर आएगा ना तो आप क्वेश्चंस को पूरी तरीके से भी नहीं पढ़ोगे ना तब भी आप क्वेश्चंस का आंसर लगा पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सारे ऑप्शंस जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है? तो अधिगम के प्रकार में क्या, लर्निंग के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है? तो एक तो संज्ञानीय और संज्ञानात्मक अधिगम होता है, ये बिल्कुल शामिल है भाई, लर्निंग में संज्ञानात्मक अधिगम शामिल है ना। बच्चे के भावात्मक या भावनात्मक मनोवृत्त्यात्मक अधिगम भी शामिल है, कौशल या क्रियात्मक अधिगम भी शामिल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आंसर तीनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 17वें का आंसर है डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, 18वें प्रश्न का उत्तर। तो देखिए पहली बात याद रखना कि किसी भी बच्चे को शब्दावलियां परिभाषाएं जो है रटना, इनका बोझ देना, ये जो है किसी भी जो है टीचिंग का मेथड नहीं माना जाता। इसलिए हम आंसर तुरंत इसको जो है कट कर देंगे, मतलब यही आंसर है इसका। ठीक है, बाकी देखिए
जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना, मतलब ऐसे मूल्यों को बच्चों के साथ जोड़ना। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में के बारे में जो है उत्सुकता जगाना बच्चे के अंदर, बच्चों को जो है खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक जो है क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनसचालक जो है कौशल के विकास में सहायक होता है। ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नताओं की बात करें तो ये सिद्धांत जो है किन कारकों से प्रभावित होता है? तो देखिए, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं बच्चे में, वो जो है जन्मजात भी होती है और वातावरणीय कारकों पर भी होती है और बच्चे की सीखने की क्षमता पर आधारित होती है। तो यहाँ पे तीनों ही उत्तर यहाँ पे सही नजर आता है। ऑप्शन यहाँ पे डी है। जिन लोगों ने डी लगाया है वो सभी सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा 5 के विद्यार्थी को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो देखिए, एक तो पहली बात तो प्रदूषण के बारे में चार्ट बनवाना, ये प्रभावी तरीका है। शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाए, किसी प्रदूषित नदी को दिखाए, या फिर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। तो देखिए, आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका ऑप्शन सी होगा। बहुत सारे बच्चे जो है भ्रमण वाला आंसर चूज कर रहे होंगे, लेकिन ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है। 21वां है, जंगली गधों का अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे घुमा घुमा के पूछेगा कि एक पापा आपके जो है या आपकी टीचर जो है आपको एक ऐसे अभयारण्य में लेके गए हैं जहां पे खूब सारे जंगली गधे थे और भी बहुत सारे जानवर थे। ये जंगली गधे के लिए जो है ये किस जो है राज्य में स्थित है, या आपको कहां पे लेके गई थी, ऐसा कुछ पूछेगा। ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जंगली गधों का जो है अभयारण्य है गुजरात में। आंसर है सी। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होता है। तो आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, ये कम से कम 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे सीटेड, मतलब 150 में से 15 नंबर आप कवर कर सकते हो। कल मैंने इसका वीडियो भी बनाया था। मैंने इसका टारगेट रखा था 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स जैसे ही हो जाएगा वैसे ही मैं जो है आपको पार्ट 2 वीडियो इस कथन, एजर्शन और रीजन से रिलेटेड दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके 15 नंबर कवर हो रहे हो ना, उसको तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होते हैं, पहले आप एजर्शन पढ़ लीजिए, फिर आप एजर्शन पढ़िए और देखिए क्या ये सही है। तो देखिए, कोयला आधारित तापीय बिजली घर जो होता है वो जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। और कारण इसका दिया गया कि कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों ही पॉइंट सही है, लेकिन जो है ध्यान रखिएगा, ये सही तो है, लेकिन अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार होता है वो जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, मतलब SO2 और NOx। ठीक है, ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट तो सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर है बी। बात समझ गए? अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कर्नाटक में। मैंने जो है याद किया था बांदीपुर मतलब बंदी बना लिया, ऐसा समझ लो। तो नाटक तू कर ले, कर्नाटक तभी तुझे बंदी बनाता हूं। समझ गए? राजा जी उत्तराखंड। भाई राजा जी के पास ढेर सारे पहाड़ थे, जमीन थी, है ना, नदियां थी। तो ये कहां पर देखने को मिलेगी? उत्तराखंड में। तो राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। सिमलीपाल उड़ीसा। तो सिमलीपाल से संबंध है उड़ीसा से। और पिन वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे जो डी था वो सुमेलित नहीं था। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 24वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? तो प्रयोगशाला जो विधि होती है वो बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं करती है, या फिर छात्र के अंदर व्यवहारिक और जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करती है,
या फिर बालक जो है नियम और तथ्यों सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। तो प्रयोगशाला विधि में बच्चा जो है प्रैक्टिकल प्रयोग करता है, और प्रयोग कौन करेगा? बच्चा स्वयं करेगा। तो यहाँ पे जब चीजें स्वयं कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो नियम को, तथ्यों को और सिद्धांतों को स्वयं जांचेगा। ठीक है, समस्या समाधान ढूंढता है। तो प्रयोगशाला विधि आंसर है सी। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बच्चों का आकलन करने का वह सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है जिसमें बच्चों का आकलन योजनाबद्ध तथा पारदर्शी होता है? तो देखिए, बच्चे का आकलन योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है और पारदर्शी भी हो रहा है। मतलब हम आकलन तो योजनाबद्ध कर ही रहे हैं, उसके बाद हम ये भी कर रहे हैं कि बाद में ये जो हमने आकलन किया है या फिर जो भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किए वो हम दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ, अपने प्रधानाचार्य मतलब अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनके साथ जो है शेयर भी करते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं हम पोर्टफोलियो। ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी। जहां पर भी ये पोर्टफोलियो शब्द आ जाए ये समझ के चलिएगा कि आंसर पोर्टफोलियो ही निकलेगा। ये क्या होता है कि ये बच्चे की जो है सीख और प्रगति और क्लास में किए गए कार्य का एक व्यवस्थित जो है रिपोर्ट कार्ड होता है। तो इसमें एक प्रॉपर जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं जहां पर हमने देखते हैं कि क्या है सीखने में क्या क्या कमियां रह गई हैं, है ना, और हम पूरी जो है पढ़ाई के दौरान हम किन किन प्रक्रियाओं को अपनाते रहे हैं बच्चे के साथ वो दिखाना होता है। मैंने क्या किया और इसमें क्या सुधार होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन होती है। आज तो 25वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सही है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व कौन से? तो 26वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए, एक तो प्रयोगशाला, ये सक्रिय अधिगम के लिए जहां पे बच्चा स्वयं प्रयोग करता है और सीखता है। ठीक है, जांच पड़ताल करना, जहां पर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, जांच पड़ताल करता है, प्रश्न पूछना तो ये सक्रिय अधिगम के जो है अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। आंसर है डी। निम्नलिखित कथनों को हमें पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। तो कथन और कारण मैंने आपको पहले भी बताया है, यहां से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। प्लीज आप लोग इस वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लिंक आपको लास्ट में भी मिल जाएगा, वीडियो के एक आखिरी में जरूर से जरूर मिल जाएगा। और जाकर के मेरे वीडियो के वाले सेक्शन में जाइए, आपको बहुत सारे जो है चीजें मिलेंगी अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए, एनीमिया जो होता है वो खून की कमी के कारण होता है। तो खून की कमी के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती नहीं रहती। ये बात बिल्कुल सही है, अगर किसी शरीर में खून की कमी है तो उसकी जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगी और शरीर में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती। ये कथन बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, एनीमिया जो है बच्चों में शारीरिक और दिमागी जो है तंदुरुस्ती पर जो है असर डालता है, ये भी कथन सही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिमागी और शारीरिक असर डालता है और हम कह सकते हैं कि दोनों ही पॉइंट सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, कथन दिया गया है कि मृदा प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा जो है अधिक खतरनाक होता है। मतलब कह रहा है कि मृदा प्रदूषण जो है, जो इंडस्ट्रियल प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, उससे ज्यादा मृदा प्रदूषण खतरनाक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसकी वजह यह होती है कि मिट्टी क्या होता है, सिर्फ केवल मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी में जो है हम फसल उगाते हैं और फसल जो है हम उस फसल को खाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी जो है, जो आपने गंदगी मिट्टी में छोड़ी है वो फसल खाएगी, है ना। और वो जब फसल खाएगी, जब हम उसको खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो सारी चीजें हमारे शरीर को प्रभावित करेंगी। हमारी यहाँ तक कि जो है उर्वरक होते हैं ये हमारे जेनेटिक्स से जो है भी छेड़छाड़ करती हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लेवल में जो है उर्वरक का इस्तेमाल करना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है खेतों में डालना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा जो है अधिक खतरनाक होता है। इसका कारण भी दिया गया है कि उर्वरक या कीटनाशक जो होता है वो भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और वो फिर हम उसका उनको खाने के रूप में यूज करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो चीजें जो है जो प्रवेश कर जाते हैं और हमारी शारीरिक जो है कोई ना कोई कमी जो है हो जाती है। बहुत सारे जो है मिनी माता रोग या बहुत सारे जो है रोग जो होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पे ये सही व्याख्या भी हो रही है। इस तरीके से देखा जाए तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देती है? तो देखिए, एक तो बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सबसे जो है क्या कम प्रभावशाली आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही जरूरी है कि बच्चे अपनी कक्षा में जो है अपने अनुभव बांटे। बच्चे कक्षा में जो है शिक्षक को
सुनते हुए दिखाई देंगे, तो बच्चे कक्षा में टीचर को केवल सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियां कर रहे हो, बच्चे गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता रहे। तो देखिए जो सबसे कम जो है क्रियाशील नजर आ रहा है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, जहां पे बच्चा सिर्फ केवल टीचर को सुन रहा है, मतलब एक तरीके से बच्चा सक्रिय नहीं है, यहाँ पे बच्चा निष्क्रिय रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है जो सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2024 में शायद आई गेस जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये बिल्कुल कथन सही है। 1969 में ही भारत ने इसरो नामक जो है संस्था की भी शुरुआत करी थी। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो कि चांद पर रखने वाला पहला व्यक्ति था। तो आंसर है ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया 2007 में कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। एक्चुअली कल्पना चावला की जो है मौत जो है 2003 में हो गई थी, जब वो स्पेस से जो है वापस पुनः जो है धरती पर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी, उसकी वजह से जो है जिस स्पेस शटल से आ रही थी वो फट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल तरीके से गलत है। आंसर है ए सही है, बी गलत है। देख लेते हैं क्या है ऑप्शन ए। ठीक है, सही व्याख्या तो खैर है ही भी नहीं, किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के लिंक पे चले जाइए, मतलब वीडियोस को एक बार देखिए, वहां पे सारा जो है कंप्लीट आपको स्टडी नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद।